नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के वर्ली इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं वर्ली स्थित मार्लो अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर हूं और यहां पर आपको बता दूं कि अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी रहती हैं। 6.5 साल जेल में काटने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और आज वो भायखला जेल से रिहा होने के बाद अपने इसी घर में वो पहुंच चुकी हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो बाहर आई, मीडिया से उन्होंने बात की और कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है, समय लगता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। 6.5 साल बाद जेल से निकलते हुए इंद्राणी मुखर्जी ने मीडिया की तरफ मुखातिब होकर हाथ दिखाया। कार में बैठने के बाद अपनी तरफ का कार का शीशा भी आधा खुला रखा था। जेल के बाहर तो इंद्राणी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन घर पहुंचने के कुछ समय बाद बाहर आकर अपनी खुशी और मन के भाव का इजहार किया। खुशी तो बहुत हो रही है अभी कुछ और दूसरे इमोशंस है नहीं, खुशी बहुत हो रही है, लेकिन सबको इंडिया के कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन न्याय है। इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर पहले अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या कर शव रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया और फिर उसके विदेश जाने की झूठी कहानी गढ़ी। वजह थी शीना बोरा और राहुल मुखर्जी के बीच प्रेम संबंध, जो पीटर और इंद्राणी दोनों को पसंद नहीं थे, क्योंकि रिश्ते में दोनों सौतेले भाई बहन थे। बाद में जांच सीबीआई को दे दी गई और सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामवर राय और पीटर मुखर्जी आरोपी हैं। ड्राइवर बाद में सरकारी गवाह बन गया और पीटर की जमानत हो गई, लेकिन इंद्राणी की जेल बरकरार रही। 6.5 साल बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी को जमानत दे दी। ट्रायल में सीबीआई बोलती है कि 237 विटनेसेस है, जिनमें से अभी सिर्फ 68 विटनेसेस एग्जामिन्ड हुए हैं 6.5 साल में। और अभी अगर आप देखो तो 185 विटनेसेस आर येट टू बी एग्जामिन्ड। तो अगर आप देखो 6.5 साल में सिर्फ 68 विटनेसेस, तो आप सोचो ना बाकी सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने में उन्हें कितना लंबा समय जाएगा। जबकि वो उन्होंने सीबीआई ने सबमिशन किया कि दिल ड्रॉप सम विटनेसेस, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैटेगोरिकली ऑब्जर्व्ड कि 6.5 साल बहुत लंबा समय है किसी को अंदर रखने के लिए। और वो अगर शी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल शी इज प्रूव्ड गिल्टी। सो बेस्ड ऑन दिस, सो फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू इनकार्सरेट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनकी पर्सनल लिबर्टी है जो इन्फ्रिंज हो रही है काफ़ी लंबे समय से। राइटली उन्हें बेल ग्रांट हुआ है। जेल में रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी से तलाक ले लिया था और अब वो जेल से छूटने के बाद वर्ली के इस इमारत में अकेली रहेंगी और अपने परिवार के किसी सदस्य से भी बात नहीं कर पाएंगी, यहाँ तक कि अपनी बेटी विधि से भी वो बात नहीं कर सकती, क्योंकि जमानत की शर्तों में किसी भी आरोपी और गवाह से बातचीत की मनाही है और इस पूरे मामले में इंद्राणी का पूरा परिवार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मुंबई से शोहित मिश्रा और कैमरामैन राजन दयालकर और प्रवीण रोहित सा सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं, जिन्होंने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 34 साल पुराना ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल जेल की सजा सुनाई। नवजोत सिद्धू आखिरकार जेल पहुंच गए। साल भर उनका यही ठिकाना है। इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुबह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ मोहलत मांगी थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने खारिज कर दिया। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें अपने मेडिकल मामलों के लिहाज से कुछ समय चाहिए। सिंघवी ने सिद्धू की अर्जी पर सुनवाई चाही तो अदालत ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश से स्पेशल बेंच बनाने के लिए औपचारिक अपील करने की सलाह दी। मुख्य न्यायाधीश ने इससे इनकार कर दिया। सुबह से ही कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने आते रहे। हालांकि बड़े नेताओं ने बस सोशल मीडिया पर एकजुटता दिखाई। प्रियंका गांधी जी का टेलीफोन आया। प्रियंका गांधी जी ने सॉलिडेरिटी प्रकट की, उनके साथ प्रियंका जी ने कहा हम आपके साथ हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका जी की बहुत इज्जत करते हैं। प्रियंका जी के कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस में शामिल हुए थे, ये सबको लगभग पता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कभी किसी से बेवफाई नहीं की। 1988 के रोड रेज मामले में 34 साल बाद आखिरकार सिद्धू को साल भर के लिए जेल जाना पड़ गया। पंजाब कांग्रेस में उनके पास कोई ओहदा नहीं था, पार्टी में कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद सारे ही लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद आज उन्होंने इस मामले में खुद को सरेंडर किया और 1 साल के लिए वो इसी जेल में रहेंगे। अब ये समय ही बताएगा कि एक नवजोत सिंह सिद्धू जैसा राजनेता 1 साल जेल में रहकर क्या अपने करियर को खत्म कर लेगा या बाहर आकर पंजाब की सियासत में दोबारा से उभर कर कुछ नया करिश्मा दिखाता है। पटियाला से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।
जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पर बन रही एक सुरंग धंसने से 10 मजदूर फंसे हुए हैं। तलाशी के बाद एक शव भी मिला है। शुक्रवार को एक और भारी भूस्खलन के बाद जो बचाव राहत कार्य चल रहा था वो भी मुश्किल में आ चुका है। एक बार फिर पत्थर लुढ़कने से बचाव स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गुरुवार रात ही ये सुरंग धंस गई थी। सोलह घंटे की तलाश के बाद बस एक शव निकाला जा सका, फिर भारी पत्थर लुढ़कते हुए आ गिरे। किसी के बचने के ना के बराबर है। एक बहुत बड़ी पसी आई, जैसे कि पूरा ही पहाड़ नीचे आया और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। यहाँ काफी उथल पुथल मची, हर एक अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। 9 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं है। ये लोग श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरंग के धंस जाने से फंस गए थे। बचाव अभियान देख रहे अधिकारियों का कहना है कि नया भूस्खलन पिछले से काफी बड़ा है, जिसमें सुरंग में काम कर रहे 10 मजदूर फंसे रह गए। हमारे पास ऑपरेशन को स्थगित करने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। ये भूस्खलन पहले से ज्यादा बड़ा है। ऐसे हालात में कोई भी ऑपरेशन असंभव है। भारी बारिश और तेज हवाओं ने भी खलल डाला। भूस्खलन में फंसे 10 मजदूरों में 5 पश्चिम बंगाल से हैं, 2 नेपाल से, 1 असम से और 2 जम्मू कश्मीर से। बचाव कर्मियों का कहना है मलबा साफ करने में 2 दिन और लग सकते हैं। नीचे 2-3 ये मशीनें जो काम कर रही थी वो बच गई और सारा सेफ रहा, तो मजीद मुझे ये लग रहा है कि 2 या 2.5 दिन का ये काम जो है फिर मजीद बढ़ गया है। ये तो हम इसको बदनसीबी ही कहेंगे कि बहुत बड़ी ये जो चट्टानें हैं ये खिसक आई हैं। जानकारों का कहना है कि सुरंग से पहले ढाल बनाना जरूरी है। रॉक बोल्डिंग, वायर मेश और शॉर्टकट आदि कुछ चीजें सुरंग निर्माण से पहले जरूरी हैं। ऐसा लगता है कि इन जरूरतों की अनदेखी हुई। अधिकारी कहते हैं कि इस हादसे को लेकर जांच बिठाई जाएगी कि कहां खामी रह गई। मजदूर कहते हैं कि सुरंग की जगह रोशनी का भी इंतजाम नहीं था। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से लगी कई सुरंगें बन रही हैं ताकि हर मौसम में सफर किया जा सके, लेकिन इनके निर्माण के जोखिम को भी समझना होगा। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की बात करते हैं, जहां धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम लागू होने के बाद ईसाई समुदाय की परेशानी बढ़ गई है। राम सेने नाम के एक संगठन ने धमकी दी है कि कर्नाटक में कई गैर कानूनी तौर से गिरजाघर चल रहे हैं। सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो राम सेने की ओर से कार्रवाई होगी। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। कर्नाटक के कोडगु जिले के वीरजपेट की तस्वीर। ईसाई समुदाय के 2 लोगों को एक दक्षिणपंथी संगठन के लोग पकड़कर पुलिस थाने ले गए, इस आरोप के साथ कि वे धर्मांतरण करवाते हैं। ये वही समय था जब धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पर राज्यपाल ने सहमति दी थी। अब राम सेने ने सरकार को चेतावनी दी है कि गैर कानूनी ढंग से चल रहे गिरजाघरों को वो बंद करवाए, नहीं तो राम सेने ये कार्रवाई करेगी। मेरे पास 500 के आसपास गैर कानूनी गिरजाघरों की लिस्ट है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की मदद से कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और हम और हमारा संगठन कार्रवाई करेगा तो बेवजह संघर्ष होगा। मने इरಬಹುದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇರಬಹುದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। एक घर में प्रार्थना के दौरान दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने वहां घुसकर भजन गाना शुरू किया। आरोप लगाया कि ये एक गैर कानूनी गिरजाघर था। इन हिंदू संगठनों के मुताबिक गैर कानूनी गिरजाघर शादी घरों, किराए के मकानों और दूसरे हॉल्स में चलाए जाते हैं, जहां धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इन्हीं वजहों से चर्च की तरफ से राज्यपाल से अपील की गई थी कि वो इस अधिनियम को मंजूरी न दे, क्योंकि इससे चर्चों पर हमले बढ़ सकते हैं। अब आर्च बिशप का कहना है कि ये ईसाइयों के साथ धोखा है। Yeah, the community is very sad about it. We feel betrayed. Who are they? मुझे बहुत दुख है और ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कौन है ये लोग जो धमकी दे रहे हैं? सरकार चुप क्यों है? They can give the order to the police to say that to find out how many perhaps are doing it in that way.
कर्नाटक में हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों पर ऐसे संगठनों के हमलों की खबरें लगातार आ रही है। तमाम दावों के बावजूद कर्नाटक सरकार दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों पर नकेल कसने में नाकाम रही है। इससे समाज में एक अजीब सा डर व्याप्त हो रहा है। व्यापार पर भी असर पड़ रहा है और आपसी भाईचारे पर भी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और असम में बाढ़ ने किस तरह से मचाई है तबाही, तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब आइए असम की बात करते हैं, जहां बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। बीते कुछ दिनों से हालात ज्यादा खराब हैं। खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। किन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, रतनदीप चौधरी अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। 43 साल की मुनव्वरा बेगम पिछले 2 दिनों में पहली बार खाने में चावल खा रही हैं। वरना सोमवार से जब से जमुनामुख के उनके गांव पतिया पाथर में बाढ़ आई, तब से वो मुरमुरे खाकर अपना गुजारा कर रही थी। ये इलाका मानसून के पहले होने वाली बरसात में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। पिछले 5 दिनों से मुनव्वरा का परिवार 4 और परिवारों के साथ रेलवे की पटरी के पास 10 फुट की इस तिरपाल के नीचे बहुत खराब हालात में रह रहा है। पहले 3 दिन तो हम खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए अपनी जान बचा रहे थे। फिर हमारे परिवार ने कर्जा लेकर ये तिरपाल लिया और अब 5 परिवार इसके नीचे रह रहे हैं। जगह कम है और मर्द औरतें सब एक साथ हैं। ना कोई निजता है और ना कोई साफ सफाई। सरकार ने कुछ तिरपालें दी थी, लेकिन इतने सारे परिवारों के लिए वो बहुत कम थी। यहाँ रहने वालों का दावा है कि पतिया पाथर और चंगजुरई के 2 गांवों के 500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ित इस रेल की पटरी के किनारे लगभग खुले में बसर कर रहे हैं। बस एक तिरपाल है और वो भी तेज बारिश का कहर नहीं झेल पा रहा है। चंगजुरई गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचकर रेल की पटरियों के किनारे गुजारा करना और भी चुनौती भरा है। रेलवे की पटरी अकेली ऐसी जमीन है जो बाढ़ में डूबी नहीं। 1 किलोमीटर दूर तक रेलवे पटरी के किनारे लोग अपने जानवरों के साथ देखे जा सकते हैं। हमारी 10 बीघा जमीन पर धान की बढ़िया फसल कटने के लिए तैयार थी और वो सब बाढ़ में तबाह हो गई। हम फिलहाल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये पता नहीं। बहुत दुर्गम परिवेश। यहाँ पर हालात बहुत मुश्किल हैं। रोजमर्रा के काम के लिए कोई जगह नहीं है। पीने का साफ पानी भी नहीं है। हम दिन में बस एक बार खाते हैं। कुछ ने तो 2 दिनों से नहीं खाया है। पिछले 4 दिनों में हमें सिर्फ मुरमुरे खाने को मिले। बारिश ही नहीं बल्कि जब यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है तो तेज हवा में तिरपाल उड़ जाता है। जो अनाज बचा है वो भी पटरी पर सुखाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन मवेशी भी ट्रेन से टकरा चुके हैं। सरकार की तरफ से मदद आई भी तो बहुत देर से, और वो भी बहुत कम। कल तो आया था रिलीफ, आधा केजी मिला है हर आदमी। आधा केजी क्या? आधा केजी चावल मिला है। और क्या मिला? और कुछ नहीं मिला, थोड़ा दाल में मिला है और थोड़ा तेल भी दिया। वो तो तेल का नाम का ही है। असम के बढ़ते बाढ़ की पानी में किसी तरह अपनी जिंदगी को बचा के ये लोग यहाँ पे शरण लिए हुए हैं रेलवे पटरी के साथ, मगर यहाँ पे भी उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। पीने का पानी नहीं है, खाना बहुत कम है। सरकारी मदद आ रही है मगर बहुत देर से आ रही है और बहुत कम आ रही है। इसमें से ये लोग आगे चल के क्या करेंगे, इसका कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। बाढ़ घटने के बाद जब घर लौटेंगे, घर है भी नहीं, इसका भी कोई पता नहीं है। जमुनामुख से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।